हेलो एवरीवन, वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। तो बच्चे देखो, हम लोग स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 8 चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, और इस वीडियो में हम बेसिकली पढ़ेंगे लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ के बारे में, और कुछ बेसिक सी चीज़ें और जो आपके सिलेबस से हटा दी गई हैं ना, उनका हमें पढ़ना ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनके बेसिस पे जब हम एक टॉपिक कवर करेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, तो हमें वहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स हमें थोड़ा सा वो देखना पड़ेगा ना, मतलब उसका हमें कॉन्सेप्ट तो पता होना चाहिए, तभी तो आप उसके क्वेश्चन कर पाओगे। इवन आपको पता है, वो आप जान रहे हो, हाँ ठीक है, आप सही कह रहे हो कि सर ये तो चीज़ें मेरे इसमें हटा दी गई हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, जिसमें आप दो चीज़ें पढ़ते थे, रजिस्टर इन सीरीज एंड रजिस्टर इन पैरेलल्स, है ना। तो हमें वो चीज़ें हटा दी गई हैं, है ना, बट हमें उसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज जो है, वो बेसिक सा नॉलेज हमें लेना है, और थोड़े से बहुत क्वेश्चन जो है उसके बेसिस पे हमें करने हैं, सॉल्व करने हैं। ओके ठीक है, तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर है। इसमें से आपके कम से कम 1 मार्क का क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है, 1 या 2 मार्क का क्वेश्चन आता है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ की, है ना। देखो, अब ये लिमिटेशन कहाँ से आया, कैसे आया, ये चीज़ें हमें समझनी है। देखो, कहने का सीन क्या है कि अभी तक हम देखो, बेसिकली हमारा ये जो चैप्टर है वो हम ओम्स लॉ के ही बेसिस पर हम सॉल्व कर रहे हैं। हम जितने भी आप जो न्यूमेरिकल्स देखोगे, वो चाहे आपका रजिस्टर सीरीज में हो, पैरेलल में हो, वो सारे के सारे आपके ओम्स लॉ के ही बेसिस पर हैं, हम ये मान करके चल रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। जब आप किसी क्या होता है एग्जैक्टली होता है क्या, मेरी बात समझ लो, थीम क्या है इस पूरे लेक्चर का, कि जब आप किसी भी कंडक्टर में करंट फ्लो कराते चाहते हो, ठीक है ना, तो जैसे जैसे हम करंट फ्लो कराते हैं वैसे वैसे उसकी जो टेम्परेचर है, उस कंडक्टर की जो टेम्परेचर है, वो क्या होती है, इंक्रीज होने लगती है। तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रही है, ठीक है, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, वो भी इंक्रीज होता है, जैसा कि आप लोगों को पता है ना। आपने पिछले वाले टॉपिक में आपने ये सारी चीज़ें तो पढ़ी हैं। तो रीज़न यहाँ पर ये हुआ कि टेम्परेचर बढ़ जा रहा है, क्योंकि भाई करंट की अमाउंट बढ़ रही है, ठीक है। मतलब जैसे जैसे आप करंट फ्लो करा रहे हो, जितने नहीं, करंट की अमाउंट नहीं, मेरी सॉरी, जैसे जैसे आप करंट फ्लो कराते जा रहे हो तो टाइमिंग आपकी बढ़ रही, तो टाइमिंग के साथ क्या हो रहा है, वो जो वायर है वो ज़्यादा हीटेड होता जाएगा, और जैसे जैसे वो हीट होता जाएगा वैसे वैसे उसकी रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो अब हमें जो रेशियो मिलता था V/I का, हमें एक जो कांस्टेंट रेशियो मिलता था, अब वो कांस्टेंट रेशियो नहीं मिलेगी, ठीक है। और अगर कांस्टेंट वैल्यू नहीं मिली, तो जो ग्राफ अभी आपको जो लीनियर ग्राफ मिलता था, है ना, V और I के बीच में जो ग्राफ जो लीनियर मिलता था, एक ऐसे सीधी लाइन मिलती थी, वो अब आपको सीधी लाइन नहीं देखने को मिलेगी, वो कुछ ऐसे टेढ़ी मेढ़ी कुछ इस तरीके से जिग जैग मोशन करते हुए जाएगी। समझ रहे हो मेरी बात। तो इसका देखो, इसका मतलब ये नहीं है, मेरी बात ध्यान से समझना, केवल आप थ्योरी समझो, है ना, नोट्स की टेंशन मत लो। इसका मतलब ये नहीं है कि, देखो, हम ये कह सकते हैं कि मतलब ओम्स लॉ फॉलो नहीं हो रहा है। समझ रहे हो मेरी बात। अगर एक सीधी लाइन अगर नहीं मिल रही है, तो आप ये कह सकते हो भाई कि ओम्स लॉ फॉलो नहीं हो रहा है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है रेजिस्टेंस का, वो तो एग्जिस्ट करेगा। समझ रहे हो मेरी बात। तो आप यहाँ से ये एक कंक्लूजन निकाल सकते हो कि जो ओम्स लॉ है वो फंडामेंटल लॉ नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो मस्ट है कि अप्लाई होगा ही होगा, नहीं। हाँ, रेजिस्टेंस मस्ट है कि वो हो, क्या होगा, हमारा इंक्रीज होगा और डिक्रीज होगा। समझ में मेरी बात आ रही है। तो यहाँ पर कभी कभी केस ऐसा मिलता है हमें, मोस्टली केस हमें ऐसा मिलेगा कि हमारा जो ओम्स लॉ है वो हो गया फेल। तो ओम्स लॉ फेल होने का मतलब ऐसा नहीं कि रेजिस्टेंस भी हट गया, नहीं, रेजिस्टेंस को कंसीडर करेंगे, लेकिन अब वो क्राइटेरिया फॉलो नहीं कर रहा। हमें अभी जो एक कांस्टेंट वैल्यू मिलती थी, जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाते थे वैसे वैसे हमारी करंट बढ़ती थी, उसके अकॉर्डिंग हमारा एक रेजिस्टेंस, एक कांस्टेंट वैल्यू मिलती थी, अब वो कांस्टेंट वैल्यू नहीं मिलेगी। मैंने आपको रीजन बताया क्यों। बेसिक सा रीजन यही है कि आप जब करंट फ्लो करा रहे हो, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन फ्लो करता जा रहा है, और जब इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है तो वो एक हीट क्रिएट कर रहा है, और हीट की वजह से हमारा जो रेजिस्टेंस, जो हमारा जो वायर है, कोई भी हमारा एक इंस्ट्रूमेंट है, कोई भी डिवाइस है, वो क्या होता जा रहा है, वो हीटेड अप होता जा रहा है, गर्म होता जा रहा है। तो जैसे जैसे वो हीटेड अप होता जा रहा है वैसे वैसे उसकी रजिस्टिविटी इंक्रीज करती जा रही है। इसका मतलब है कि अब हमें एक कॉन्स्टेंट वैल्यू नहीं मिल रही है। सिंपल सी बात, यही पूरा का पूरा हमारे इस लेक्चर का थीम रहेगा। आ रही बातें समझ में, क्लियर है इतनी बात। ओके, तो आप सिंपल सी हेडिंग लगा लो, क्या, लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है, क्या हेडिंग आपको लगाना है, लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है, आपने हेडिंग लगा लिया लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। और इस ओम्स लॉ के लिमिटेशन के बेसिस पे हमने कहा सर हमें 2 टाइप के हमारे पास डिवाइसेस मिलेंगे, हमें 2 टाइप के कंडक्टर मिलेंगे। फर्स्ट, एक ऐसा कंडक्टर होगा जो ओम्स लॉ को फॉलो करेगा, और सेकेंड एक ऐसा कंडक्टर होगा जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा। तो जो ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है, दैट इज, अगर एक लीनियर ग्राफ मिल रहा है, तो हम कहेंगे भाई कि हमारा वो जो कंडक्टर होगा वो हमारा एक ओमिक कंडक्टर होगा। कैसा कंडक्टर होगा, ओमिक कंडक्टर होगा। और एक ऐसा भी कंडक्टर होगा जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा, है ना। हमें जो कांस्टेंट मिलेगी, हमें जो आर की वैल्यू मिलेगी, वो कंटिन्यूअसली बदलती जाएगी। ठीक है,
तो हम कहेंगे उस केस में हमारा जो कंडक्टर होगा वो एक नॉन ओमिक कंडक्टर होगा। तो इसके बेसिस पे हमने दो कंडक्टर्स हमने डिवाइड किए हैं, ओमिक कंडक्टर एंड नॉन ओमिक कंडक्टर। और सिंपली ये आपका डेफिनेशन पूछता है ना, या फिर कोई ग्राफ दे देगा, बोल देगा कि बताओ ये ग्राफ हमारा किससे रिलेटेड है, ओमिक का है या नॉन ओमिक का है, या फिर क्वेश्चन में दे देगा कि ड्रॉ ग्राफ ऑफ नॉन ओमिक कंडक्टर ऑफ, मतलब कोई भी एक मटेरियल दे दिया और उसका आपको बोल देगा। तो हम यही सारी चीज़ें समझने वाले हैं। क्लियर, इतनी बातें आपको समझ में आ रही, हम यही सब सारी चीज़ें पढ़ने वाले। तो कॉपी और पेन निकाल लिया है आपने, है ना, और इन सारी चीज़ों को आपको नोट डाउन और करते चलना है और चीज़ों को समझते भी चलना है। ठीक है, देखो तो सबसे पहले हमने कहा सर ओमिक कंडक्टर। ओमिक कंडक्टर सिंपल सा डेफिनेशन आप बता दोगे, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि ऐसा कंडक्टर जो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करता है, जो फॉलो नहीं करता है। तो आप क्या कहोगे, द कंडक्टर विच डू नॉट ओबे ओम्स लॉ, OHMS, ओम्स है ना, एपॉस्ट्रोफी ऐसा है आपका, ओम्स लॉ इज कॉल्ड। कंडक्टर्स अगर लिए हो तो यहाँ पे तो आर कह दो, आर कॉल्ड ओमिक कंडक्टर, वो कैपिटल रखना, ठीक है, क्योंकि नाम है भाई ओमिक कंडक्टर। तो ऐसे कंडक्टर को हम क्या कहते हैं, ओमिक कंडक्टर, यानी कि जो हमारे ओम्स लॉ को, ओ सॉरी गलत हो गया, विच ओबे, विच ओबे ओम्स लॉ, है ना, आर कॉल्ड ओमिक कंडक्टर। ठीक है, जैसे कि आपका जो मैग्नीन वायर होता है, या फिर आपका मान लो, हाँ मैग्नीन वायर जो कि आपका एलॉय है, आपको एग्जांपल याद रखना है, बता रहे हैं वीर को, मेरी बात समझो। आपने कहा कि ऐसे कंडक्टर जो ओम्स लॉ को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, हम उनको ओमिक कंडक्टर कहते हैं। अब इसका मतलब है, इसका क्या मतलब है, देखो इसका मतलब थोड़ा सा अगर और समझिए तो इसका मतलब इट मीन्स कि जो रेजिस्टेंस होगी, है ना, रेजिस्टेंस ऑफ सच कंडक्टर, इज कांस्टेंट मिलेगा, मतलब एक कांस्टेंट अमाउंट में उसकी जो रेजिस्टेंस होगी वो बढ़ती जाएगी, ऐसा नहीं कि वैरी करने लगा। ठीक है, कांस्टेंट मिलेगी, है ना। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि इट मीन्स V अपॉन आई जो आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा, R, और R आपका यहाँ पे क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो हम कहेंगे भाई कि हमारा वो जो कंडक्टर होगा वो क्या होगा, एक ओमिक कंडक्टर होगा। और आपको ये बात हमेशा याद रखनी है कि जो ओम्स का ये जो रूल अप्लाई जो होता है, ओम्स लॉ जो अप्लाई होता है, वो बहुत ही छोटे से करंट के लिए अप्लाई होता है। क्यों, रीज़न क्या है, क्योंकि आप करंट अगर बढ़ा रहे हो तो करंट बढ़ाने के साथ साथ उसका जो हीट है वो भी बढ़ रहा है, उस कंडक्टर की जो हीट है वो भी क्या होगी, बढ़ेगी, और अगर हीट बढ़ी तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, वैरी करेगा। समझ में आ रही बात। तो कुछ पॉइंट्स आपको और नोट डाउन कर लेना है, क्या कि ओम्स लॉ होल्ड्स ओनली फॉर स्मॉल currents, नॉट फॉर हाई करंट। ठीक है, हाई करंट के लिए हम अप्लीकेबल ये नहीं है ना, ओम्स लॉ जो है वो हाई करंट के लिए अप्लीकेबल नहीं है, वो केवल छोटी सी करंट के लिए अप्लीकेबल है ना। लेकिन हम हमारे इस चैप्टर में हम जो भी चीज़ें पढ़ रहे हैं, हम वो हमारा वो सारा का सारा बेस्ड होता है ओम्स लॉ के बेसिस पर होता है। हम ऐसा हाई करंट एज्यूम करके नहीं चलते हैं, हम बहुत ही लो करंट लेकर के चल रहे हैं। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल आपने कहा कि जैसे मेरे पास अगर एक मैग्नीन वायर है जो कि आपका एक एलॉय है, और आपको इसका कॉम्बिनेशन कंपोजिशन याद रखना है, मैंगनीन ओके, मैंगनीन वायर। अगर हम मैंगनीन वायर की बात करें तो ये बेसिकली आपका कंपोजिशन होता है कॉपर का। कॉपर इसके पास होता है 84%, इसमें कॉपर मिला हुआ होता है, प्लस मैग्नीज Mn मिला हुआ होता है कितना, 12%, और इसके साथ ही साथ निकल, ठीक है, 4% ये मिला हुआ होता है। तो ये आपको कॉम्बिनेशन याद रखना है मैग्नीन वायर का, है ना। और आपने इसका ग्राफ ड्रॉ किया, तो इसका जो ग्राफ है V और I के बीच आपने ग्राफ ड्रॉ किया, ये आपका I है, ये आपका V है, तो ग्राफ कुछ ऐसा सीधा गया, समझ रहे हो। ये आपको एक कांस्टेंट वैल्यू R की एक कांस्टेंट वैल्यू दिखाई दे रही है, तो हम कहेंगे भाई कि हमारा ये एक ओमिक कंडक्टर है ना। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉन ओमिक कंडक्टर की। ओके, तो जस्ट मैंने आपको जैसे क्या बताया कि नॉन ओमिक नाम से ही लग रहा है कि ऐसा डिवाइस जो ओम्स के लॉ को ओबे नहीं करता है, जो फॉलो नहीं करता है, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम नॉन ओमिक कंडक्टर या नॉन ओमिक डिवाइसेस कहेंगे। बहुत सारे एग्जांपल्स है, जैसे आप ये जो LED बल्ब देखते हो,
है ना। अब जो सेमीकंडक्टर डायोड देखते हो, देखो इसका भी ग्राफ आपको समझने की जरूरत नहीं है, आप बस केवल थोड़े समय के लिए समझ लो, अपने मेमोरी में इसकी थोड़ी सी इमेज कैप्चर कर लो। ये पूरा का पूरा आपका एक चैप्टर मिलेगा आपको सेकेंड बुक में, लास्ट वाला जो चैप्टर है ना, जब हम बात करेंगे सेमीकंडक्टर की वहाँ पे, तो बहुत अच्छे से हम इसको वहाँ पर समझेंगे, ठीक है ना। तो सिंपली हमें बस क्या यहाँ पर केवल ऐसा समझना है कि ऐसे डिवाइसेज जो होते हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, इसका मतलब है कि आर की जो वैल्यू मिलती है ना, वो कांस्टेंट नहीं मिलती, वो कुछ जिग जैग मोशन में मिलती है, कुछ इस तरीके से मिलती है। तो हम कहेंगे भाई कि हमारे वो डिवाइसेज जो हैं या फिर हमारे वो जो कंडक्टर हैं वो हमारे नॉन ओमिक कंडक्टर है। क्लियर है बात। तो क्या इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, दोज डिवाइस विच डू नॉट ओबे ओम्स लॉ, ठीक है, विच डू नॉट ओबे ओम्स लॉ आर कॉल्ड नॉन ओमिक डिवाइसेस या कंडक्टर। क्या लिख लेते हैं, डिवाइस लिखें तो डिवाइस ही लिख लेते हैं, नॉन ओमिक डिवाइसेस, सिंपल है ना। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे आपके पास एग्जाम्पल हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि मेरा जो वैक्यूम ट्यूब होता है, ठीक है, या फिर अगर आप हम एक डायोड की बात करें, डायोड जिसमें आप पढ़ोगे, ये पूरा पूरा आपका एक चैप्टर है, ठीक है ना, ओके, ठीक है। डायोड की अगर हम बात करें, या फिर अगर हम एलईडी की बात करें, एलईडी तो आप जानते हैं, नाम ही सुने हो, है ना। तो ये जो हमारे होते हैं, ये हमारे सारे के सारे क्या होते हैं, नॉन ओमिक कंडक्टर या नॉन ओमिक डिवाइसेस होती हैं, ठीक है। अब इनका ग्राफ भी क्या होता है, कुछ जिगजैग मोशन में मिलेगा। ओके, देखो यहाँ से आप एक बात याद रखना कि जो आपका V अपॉन आई, बात मेरी समझ लो, V अपॉन आई इज इक्वल टू जो आपको R मिलता है, ठीक है ना, तो ये दोनों के लिए ही अप्लीकेबल है। मेरी बात समझना, किसके लिए ये आपका अप्लीकेबल है, एज वेल एज आपको ये कह सकते हो कि ये हमारे ओमिक डिवाइसेस के लिए भी अप्लीकेबल है, ठीक है, ओमिक कंडक्टर के लिए भी अप्लीकेबल है, और ये नॉन ओमिक कंडक्टर के लिए भी अप्लीकेबल है। लेकिन अब फर्क क्या आ गया सर, तो आप सर बताना क्या चाहते हो। देखो हम ये बताना चाहते हैं आपको कि देखो ओमिक कंडक्टर के लिए आपका जो आर होगा वो एक कांस्टेंट होगा। मेरी बात समझो, आर क्या है, कांस्टेंट है, लेकिन नॉन ओमिक कंडक्टर के लिए हमारा जो आर होगा वो कांस्टेंट नहीं होगा, है ना, नॉट कांस्टेंट। समझ रहे हो, यही बेसिक सा फर्क है, समझ रहे हो मेरी बात। इसका मतलब है कि हमारा जो ओम्स लॉ है वो ऐसे कह सकते हो फंडामेंटल लॉ नहीं है, नेचर का वो फंडामेंटल लॉ नहीं है। वो देख रहे हो ना, इसमें अप्लाई हो रहा है, इसमें अप्लाई नहीं हो रहा है, इसमें अप्लाई हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि ओम्स लॉ यहाँ पर खत्म हो गया, मतलब ओम्स लॉ खत्म हो गया, ठीक है, इसके लिए ओम्स लॉ अप्लीकेबल नहीं है, लेकिन रेजिस्टेंस तो अभी भी अप्लीकेबल है, ठीक है। ओके, तो यही चीज आपको बताना चाहते हैं क्या, कि नॉन ओमिक कंडक्टर के लिए हमारा जो आर होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट नहीं होगा, ठीक है ना। आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, उसमें बहुत अच्छे से डिटेल में सारी चीजें लिख दी गई हैं, आप वहां से चीजों को लिख लेना, बस आप ये चीजें समझते चलो, ठीक है, स्किप नहीं करना है वीडियो आपको। अच्छा, तो अब देखो, अब हमने जो भी हमने डिवाइसेस लिखी, जैसे वैक्यूम ट्यूब है, या फिर मान लो कि जैसे आपके पास टॉर्च में जो बल्ब होती है, वो जो बल्ब का अगर आप जब ग्राफ अगर ड्रॉ करोगे ना वी एंड आई के बीच में, तो आपको क्या मिलेगा, एक ऐसी हल्की सी कर्व लाइन मिलेगी। क्यों, रीजन वही है कि जैसे जैसे करंट फ्लो होता गया, वैसे वैसे क्या होता गया कि वो जो कंडक्टर है वो हीटेड होता गया, गर्म होता गया, और अगर वो हीटेड होता गया तो अब उसकी जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ती गई। समझ रहे हो मेरी बात। तो ऐसे कुछ होता है, देखो, है ना। तो बेसिक इसका रीजन वही है, जैसे आपने कहा कि सर मेरे पास ये कोई एक डिवाइस थी, टॉर्च बल्ब थी, है ना, और हमने उसको क्या किया, गर्म किया। यहाँ पर हमारे पास भी है, यहाँ पे मेरे पास आई है। तो ये देखा गया कि जब मान लो इनिशियली जब बहुत ही जब शॉर्ट अमाउंट जब करंट जब फ्लो हुई थी, बहुत ही जब छोटी जब या फिर ऐसे कह लो कि बहुत ही इनिशियली जब करंट जब फ्लो हुआ था, तो उस समय जो ग्राफ था हमारा कुछ ठीक ठाक गया। लेकिन जैसे जैसे करंट बढ़ता गया, मतलब करंट हम फ्लो करते गए, है ना, तो कुछ समय बाद ये देखा गया कि इसका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से ऐसे चेंज हो गया। देखो जाना चाहिए था ऐसे सीधा, ठीक है, देखो यहाँ तक तो ऐसे सीधा गया, लेकिन ये जो डैश लाइन ना, ये एग्जैक्टली ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन एग्जैक्टली ऐसे ना जा करके ये हल्का सा थोड़ा सा क्या हो गया, बेंड हो गया। ये डैश लाइन आपकी क्या है, ये एक स्ट्रेट लाइन शो कर रही है। तो ये जो आपका कर्व है ये क्या शो कर रहा है, ये आपका नॉन ओमिक बिहेवियर शो करता है। समझ में आ रही मेरी बात। ये जो आपका कर्व है आपका क्या शो करता है, नॉन ओमिक बिहेवियर, ठीक है ना। ये हमने मान लो किसी एक ऐसे, मतलब ये हमने मान लो किसी मैग्नीन वायर के लिए ले लिया, या पर्टिकुलर किसी और कंडक्टर के लिए हमने ले लिया,
ठीक है, जिसमें हम हाई करंट हम फ्लो करा रहे हैं। सिंपल, ये हम क्या है, जब हम किसी डिवाइस में या किसी कंडक्टर में हाई करंट फ्लो करा रहे हैं। ठीक है, तो इसका सिंपल सा रीजन आप यही बताओगे। देखो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में पूछा गया है कई बार कि ऐसे ग्राफ दे दिया, बोला कि बताओ ये ऐसे ग्राफ ऐसे जो है बेंड क्यों हो गया। तो सिंपल सी मतलब है कि करंट आपने फ्लो कराई, तो जो आपका रजिस्टर है, आपका जो वायर है, वो क्या हुआ, हीटेड हुआ। बात समझने मेरी यहाँ से, है ना। आपने करंट फ्लो कराई तो जो रजिस्टर है या फिर जो वायर है वो क्या हुआ, वो हीटेड अप हुआ। और जब हीटेड अप हुआ तो आपको पता है भाई कि अगर हम इंक्रीज अगर हम उसका टेम्परेचर अगर इंक्रीज करते हैं तो उसकी जो रेजिस्टेंस होती है वो भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो रेजिस्टेंस भी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं भाई कि हमारा ये जो रजिस्टर है या फिर हमारी ये जो डिवाइस है वो एक नॉन ओमिक डिवाइसेस को शो करता है। और ये जो ग्राफ बना है, ये जो लाइन बनी है, वो हमारी एक स्ट्रेट लाइन ना होकर के एक लीनियर मतलब सॉरी नॉन लीनियर लाइन हमारी बन गई है। क्लियर, बस यही आपको कॉन्सेप्ट जो है वो याद रखना है। ठीक है, बहुत आसान है। ठीक है, अब देखो पर्टिकुलर कुछ और भी डिवाइसेस आपकी एनसीईआरटी में दी गई हैं। जैसे ये बताया है ग्राफ, एक और ग्राफ बनाया है, ग्राफ फॉर जंक्शन डायोड, डायोड का ग्राफ बनाया है। ठीक है, हम अभी पढ़ेंगे बेसिकली जंक्शन डायोड, हम अभी ये पढ़ेंगे। हमारे जो कंडक्टर होते हैं वो पी टाइप सेमी कंडक्टर, एन टाइप सेमी कंडक्टर, बहुत सारी चीज़ें होती हैं पी टाइप सेमी कंडक्टर। फिर हम जब उनको ऐड करते हैं तो हम उनको ऐड भी दो तरीके से करते हैं, फॉरवर्ड बायस में ऐड करते हैं, बैकवर्ड बायस में ऐड करते हैं। तो बहुत सारे कंडीशंस बनते हैं कि जब फॉरवर्ड बायस में ऐड करेंगे तो याद रखना ना, अभी हमें क्या होगा ना, अभी आप देखोगे ये जो ग्राफ है, देखो अगर हम इसके ग्राफ की अगर हम बात करें ना, इसका मतलब है कि देखो, अगर हम मान लो अगर हम ये i को प्लस लेते हैं तो यहाँ पे हमारा i कैसा होगा, माइनस। अगर हम इस v को प्लस लेते हैं तो यहाँ पे हमारा v क्या होगा, माइनस होगा। तो इसका जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा मिला। ठीक है, देखो इसका मतलब आपको समझ में आ रही है कि इसका मतलब कि हमारी जो करंट है वो माइनस में चली गई। ये होगा, हम पढ़ेंगे इसको चैप्टर नंबर आपका ये एनसीईआरटी में चैप्टर लगभग लास्ट चैप्टर है, सेकेंड बुक का लास्ट चैप्टर है। ठीक है, लगभग 13-14 के आसपास है। हम उसमें बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। बेसिकली देखो इसका ऐसा रीज़न क्या होता है कि बेसिकली हम ये जो जब हम जब जब ऐसा समझो, जब हम डायोड को जब ऐड करते हैं आपस में, जब आप पी और एन टाइप के जो हम डायोड को आपस में जब पी एन जब हम जंक्शन जब डायोड बनाते हैं तो जब हम ऐड करते हैं तो मे भी हमारे पास ऐड करने के दो तरीके होते हैं, या तो फॉरवर्ड बैस या तो बैकवर्ड बैस। ठीक है, वो फॉरवर्ड बैस का मतलब क्या है कि प्लस प्लस बैकवर्ड, मतलब इस तरीके से कुछ समझ में मेरी बात आ रही है। तो हम यही सारी चीज़ें पढ़ेंगे। फिलहाल आपको क्या करना है, आपको बस ये ग्राफ थोड़े समय के लिए याद रख लेना है। जब हम चीज़ें पढ़ेंगे इसमें से ऐसा कुछ नहीं पूछता कि ऐसा ग्राफ क्यों बना। हाँ, जब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे, अपने आने वाले चैप्टर में 13-14 चैप्टर में जब हम पढ़ेंगे तब हम वहाँ पे इसका बढ़िया सा एक्सप्लेनेशन देखेंगे। फिलहाल इसमें इस चैप्टर के रिगार्डिंग ऐसा इसमें कुछ भी नहीं पूछता, बस ये दे देगा, बोल देगा कि बताओ ये हमारा कैसा शो कर रहा है तो आपका ये, या फिर बोल देगा कि चलो जंक्शन डायोड का जो है वो नॉन ओमिक ग्राफ आप बना करके दिखाओ, तो आपको ये बताना है। ठीक है ना। तो ये आपका किसके लिए ग्राफ हो गया, नॉन ओमिक आपके कंडक्टर या नॉन ओमिक डिवाइसेस का ये आपका ग्राफ हो गया, जो कि हमारा ये किसके लिए, जंक्शन डायोड के लिए है। ठीक है, आप ये देख रहे हो कि करंट इसमें माइनस में है, वोल्टेज माइनस में है, यहाँ पर इधर प्लस में है। तो ऐसा होगा कब, वो वही बेस डिपेंड करेगा फॉरवर्ड बैस है या हमारा बैकवर्ड बैस है। ठीक है, और एज ये हमारा जो जंक्शन डायोड है, ये जो आपका ग्राफ दिख रहा है, इसका हम यूज़ बेसिकली AC टू DC कन्वर्टर के लिए करते हैं, है ना। मतलब हम AC को DC में कन्वर्ट करते हैं। जो आपके वो देखे हो आपके जो मोबाइल में जो आपका मोबाइल का जो एडाप्टर होता है, ठीक है, समथिंग कुछ उस तरीके से। क्लियर है। तो इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे अपने आने वाले चैप्टर में। फिलहाल के लिए आपको ये बस केवल ग्राफ याद रखना है ना। सिमिलरली एक ग्राफ और होता है, ये आप ग्राफ ड्रॉ कर लो अपनी कॉपी में। ये ग्राफ और होता है ग्राफ फॉर, एक और हम देख लेते हैं एनसीईआरटी और आपका ये बोलता है ये ग्राफ है आपका गैलियम आर्सेनाइड, दैट इज Ga, और आर्सेनाइड दैट इज As, Ga गैलियम आर्सेनाइड As, है ना। तो ये बेसिकली आपका एक टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर है। और इसका यूज़ हम एलईडी में करते हैं। इसको हम लोग कहते हैं क्या, लाइट इमिटिंग डायोड। एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है, लाइट इमिटिंग डायोड, एलईडी में करते हैं। ठीक है, इसका ग्राफ देखो कुछ ऐसा है, याद रख लेना है। अभी आपको हम इसका डिटेल डिस्कस करेंगे आने वाले चैप्टर में, ठीक है ना, कुछ इस तरीके से। ठीक है,
ये यहाँ तक आपका ये शो करता है एक लीनियर, ये फिर नॉन लीनियर, कुछ इस तरीके से ये शो आपका करता है। सब सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में। फिलहाल आपको ये गैलियम आर्सेनाइड का जो है आपको ये जो ग्राफ है वो याद रख लेना है, ठीक है। ये आपका इधर आई है, इसका भी है, तो इस तरीके से कुछ है ना, ठीक है। बहुत ज़्यादा दिमाग पे भी आपको टेंशन नहीं लेना, सिंपल थोड़े समय के लिए आप इस ग्राफ को याद कर लो। हम कह रहे हैं ना, हम जब आगे जब पढ़ेंगे चैप्टर में तो बहुत डिटेल में हम इसको पढ़ने वाले हैं। तो यही कहानी थी क्या, नॉन ओमिक डिवाइसेस या नॉन ओमिक कंडक्टर्स की। सिंपल है, समझ में आ गया। तो वैसे देखो जल्दी से हम बात कर लेते हैं थोड़े से क्या कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स की। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका। आप कहोगे कि सर ये तो हटा दिया गया, बहुत अच्छी बात है, हटा दिया गया, हम भी इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन जब तक आप अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे तो आप जो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ जो सेल है ना, वो वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आएगा। व्हिटस्टोन ब्रिज समझ में नहीं आएगा ना, तो ये सारी चीज़ें वो तो नहीं हटाया गया, व्हिटस्टोन ब्रिज तो नहीं हटाया गया, ठीक है ना। तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है, हम इसका छोटा सा कॉन्सेप्ट समझेंगे। पहले भाई ये तो समझ लें कि आखिर एग्जैक्टली करते हैं क्या है। और देखो करते कुछ नहीं है। अगर आपने मेरे पिछले वाली वीडियो में पढ़ा होगा, क्या, एक मिनट रुक जाओ, पहले हमें हेडिंग लिख लें दो, क्या हम क्या बात कर रहे हैं तो भूल जाएंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर देखो जिस तरीके से हमने जब कैपेसिटेंस के बारे में हम जब पढ़ा था, तो कैपेसिटेंस को भी हम क्या करते थे, कंबाइन करते थे। हमने दो तरीकों से हमने कैपेसिटेंस को कंबाइन करना सीखा था, एज अ सीरीज एंड एज अ पैरेलल कॉम्बिनेशन, है ना। सीरीज कॉम्बिनेशन सेम यहाँ पर भी हम वही काम करेंगे, लेकिन उसके जस्ट अपोजिट। सीरीज वाले में क्या करते थे, 1 अपॉन में ऐड करते थे, याद आ रहा है। और आपने अगर उस वीडियो को अगर आपने देखा ना बच्चे, तो इसके बहुत सारे आपके क्वेश्चन लगाने की जरूरत ही नहीं है, समझ रहे हो मेरी बात। इसीलिए मेरे ख्याल से ये चीज़ हटा दिया गया है, क्योंकि आपने वहाँ पे डिफरेंट क्वेश्चन देखा था, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड आपने पैटर्न देखा था, और हम उन पैटर्न्स को कैसे ऐड करते थे, याद करो। सेम वही काम हम यहाँ पर भी करेंगे, तो बस लेकिन हमें एग्जैक्टली पता तो होना चाहिए कि रेजिस्टेंस के केस में हम कैसे ऐड करते हैं। हम क्या पैरेलल अगर रेजिस्टेंस है तो उसको कैसे ऐड करेंगे, सीरीज में अगर रजिस्टर्स है तो उसको हम कैसे ऐड करेंगे। समझ में आ रही मेरी बात। तो इस तरीके से अगर आपने फर्स्ट वाला वीडियो अगर आपने देखा है कैपेसिटेंस वाला, जो सेकेंड चैप्टर की हम बात कर रहे थे, अगर आपने उसके अगर क्वेश्चन अगर आपने लगाए हैं बढ़िया तरीके से, तो आपको इसको बहुत सारे क्वेश्चन लगाने की जरूरत नहीं है। हम बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझते हुए आगे बढ़ेंगे, है ना। तो हमने कहा सर कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस का जो कॉम्बिनेशन है, रजिस्टर्स का जो कॉम्बिनेशन है, वो बेसिकली दो तरीके से हो सकता है। फर्स्ट देखो हम बात कर लेते हैं, क्या हमारा जो रजिस्टर होगा वो कैसा होगा, रजिस्टर्स इन सीरीज। रजिस्टर्स कैसा हो, भी सीरीज में हो, सिंपल सी बात है। तो अगर सीरीज में होता है तो याद करो, आपने कैपेसिटेंस वाले में पढ़ा था कि जब सीरीज में होता तो हम क्या करते थे, हम एंड टू एंड कनेक्शन करते थे। एंड टू एंड कनेक्शन, बोलो यही तो करते थे, एंड टू एंड कनेक्शन करते थे। अच्छा, इसका मतलब क्या है, देखो थोड़ा समझ लेते हैं जल्दी से। हमने कहा सर मान लो मेरे पास एक यहाँ पे एक रजिस्टर है, ये रजिस्टर आप ऐसे बनाओगे, एक दूसरा रजिस्टर है, एक तीसरा रजिस्टर है, ठीक है। इसने कहा सर ये R1 है, ये R2 है, ये R3। ऐसा देखा गया कि ये R1 R2 R3 ये आपके दो। देखो कॉम्बिनेशन करने का मतलब क्या होता है, देखो हमारे पास सीरीज में क्या होते हैं, बहुत सारे रजिस्टर्स या बहुत सारे हमारे पास रेजिस्टेंस होते हैं, रजिस्टर्स होते हैं। तो उन रजिस्टर हमें क्या करना है, बात मेरी समझना, हमें इन रजिस्टर्स को हटा करके एक ऐसा रजिस्टेंस लगाना है जिसकी वजह से इसके करंट पर और वोल्टेज पर, इस सर्किट के करंट और वोल्टेज पर कोई भी इफेक्ट ना पड़े, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है ना। हमें इन तीनों को हटा करके हमें एक ऐसा रजिस्टर लगाना है जिसकी वजह से इसके करंट पर, इस सर्किट के पूरे करंट पर, है ना, इस सर्किट का जो भी वोल्टेज है उस पर कोई भी फर्क न पड़े। हमने क्या किया, हमने इन पूरे रजिस्टर्स को हमने क्या किया, हमने किसी एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। और जब ये देखा गया, जब वोल्ट मीटर लगाया गया इनके बीच में, तो ये देखा गया कि हर एक रेजिस्टेंस की जो वैल्यू थी, वोल्टेज थी, वो अलग अलग थी। इसकी कुछ और थी, इसकी कुछ और थी, समझ रहे हो, इसकी कुछ और थी ना, अलग। तो हमने मान लिया कि भाई चलो इस वाले रेजिस्टेंस की जो वोल्टेज है वो V1 है, ये V2 वोल्टेज पर एक्ट कर रहा है, और ये कितना वोल्टेज ले रहा है, ये V3 वोल्टेज ले रहा है ना। और मान लो यहाँ से करंट आपकी आई गई, तो ये देखा गया कि जो इसमें करंट थी आई, सब में सेम 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 करंट आई फ्लो हो रही थी, ठीक है। यानी कि आपको यहां से क्या बात याद रखनी है कि सीरीज, अगर हमारा रजिस्टर अगर सीरीज में होता है तो उसमें सारे के सारे रेजिस्टेंस में हमारी जो करंट होती है वो सेम होती है, लेकिन वोल्टेज क्या हो जाती है, बदल जाती है। समझ रहे हो। देखो आप इस रेजिस्टेंस का मतलब ऐसे से भी समझो कि यहां पर कोई एक ऐसे एक बल्ब लगाया गया हो, समझ रहे मेरी बात। यहाँ पर कोई एक बल्ब लगाया गया हो, मान लो ये आपका रूम है, ये आपके छोटे वाले भाई का रूम हो गया, ये आपकी किसी और गेस्ट वाला रूम हो गया, है ना। और आपने कहा कि पापा जो है सारा का सारा जो कनेक्शन है वो सीरीज में कर दो,
हैं, सीरीज में कर दो, तो इसका मतलब पता है क्या होगा? इसका मतलब पता है क्या होगा? इसका मतलब आपका जो रूम है ना, आपके रूम में बढ़िया सा वोल्टेज आया, ठीक है, और आपका जो छोटा वाला भाई है या फिर आपकी जो छोटी वाली जो बहन है उसके वाले रूम में थोड़ा कम वोल्टेज गया, परेशान हो गई। गेस्ट वाले में और भी कम वोल्टेज आ गया, तो गेस्ट अपना छोड़ करके भागी जाएगा दूसरे दिन, पता नहीं कैसा रूम है, वोल्टेज ही नहीं आता। समझ रहे हो, कुछ ऐसा सिस्टम है। तो ये ज़्यादा वोल्टेज लेगा, ये कम वोल्टेज लेगा, और ये और कम होगा। मे भी ऐसा भी आएगा, पता चला कि आपके अगर मम्मी पापा का लास्ट में अगर रूम है तो वहाँ पे वोल्टेज गया ही नहीं, बल्ब भी नहीं जला, फैन ही नहीं चल रहा है, कुछ नहीं हो रहा है ना। तो इसलिए हमारे जो घरों की जो वायरिंग होती है वो सीरीज में नहीं करी जाती है, वो कैसे करी जाती है? पैरेलल में करी जाती है, अभी हम आगे देखेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट है ना, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना, ठीक है, इसलिए आपको पढ़ना है ना। तो रेजिस्टेंस का मतलब पर्टिकुलर आप कोई एक लोड मानो, बल्ब, फैन, कुछ भी, मोटर, कुछ भी मानो, समझ रहे हो, ये चीज है रेजिस्टेंस का मतलब। अच्छा, तो देखो हमने कहा कि सर मेरे पास जो आई है वो सभी के लिए तो सेम है, लेकिन जो हमारा वोल्टेज है वो हर एक रजिस्टर में चेंज हो रहा है, बदल रहा है ना। इसमें ज्यादा, इसमें सबसे ज्यादा, इसमें सबसे कम, और इसमें सबसे कम। पता चला सबसे लास्ट वाले में पहुंचा ही नहीं, बल्ब ही नहीं चल रहा है ना। तो हमने कहा सर बाय ओम्स लॉ, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हम क्या जानते हैं? देखो, अगर हम बात करें, अगर फर्स्ट वाले रजिस्टर्स की बात करें तो क्या कहेंगे? V1 इज इक्वल टू क्या कहेंगे? IR1, क्योंकि करंट तो सेम है। अच्छा, सिमिलरली अगर हम V2 की बात करें तो क्या कहेंगे? IR2, एंड अगर हम V3 वाले, मतलब इस वाले थर्ड वाले रजिस्टर्स की अगर हम बात करें तो हम क्या कहेंगे? V3 इज इक्वल टू IR3, ठीक है। अच्छा, आप ये भी कह सकते हो क्या? एंड देखो, ये जो टोटल वोल्टेज होगा वो मिलाकर के टोटल कितना होगा? V होगा। यहाँ से भाई जो भी आपने वोल्टेज दिया है तो V इज इक्वल टू क्या होगा? V1 प्लस V2 प्लस V3, बोलो होगा, ठीक है। और लेट कर लो कि हम इन तीनों रजिस्टर्स को हटा दें, और इन तीनों रजिस्टर्स को हटा करके हमने मान लिया क्या? हमने एक दूसरा रेजिस्टेंस मान लिया, हमने मान लिया RS। देखो सीरीज में है, दैट इज RS, और ये हमारा RS क्या है? ये हमारा है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब मैंने क्या बताया आपको कि एक ऐसा रेजिस्टेंस कि अगर आप सारे के सारे रेजिस्टर्स को अगर आप रिप्लेस करो किसी एक से, है ना, और कैसे रिप्लेस करना है? विदाउट अफेक्टिंग द वोल्टेज एंड करंट इन अ सर्किट, ठीक है। उस सर्किट की जो भी करंट है, उस सर्किट की जो भी वैल्यू है वो अफेक्ट नहीं होना चाहिए भाई, है ना। तब हम, आ रही मेरी बात सुने? अच्छा, तो ओम्स लॉ की अकॉर्डिंग मान लो कि हमने मान लिया कि भाई ये पूरे की पूरी जो रजिस्टर्स है, हम उस पूरे की जगह रजिस्टर्स को हटा करके हमने मान लो ले लिया RS। तो अब अगर हम ये कहें कि V इज इक्वल टू हमारा जो ओवरऑल जो V है वो कितना हो जाएगा? वो हमारा हो जाएगा IRS। बोलो, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हमने टोटल हमने वोल्टेज लिया और हमने इक्विवेलेंट हमने रजिस्टर्स ले लिया। अच्छा, और इसी की वैल्यू क्या है? V1 प्लस V2 प्लस V3 है। सो अब देखो V की वैल्यू देखो कितनी है, तो V की वैल्यू देखो आप यहाँ पे आपने रखा है ना, V इज इक्वल टू दैट इज V1 V2 V3। अच्छा, यहाँ से IRS की जगह IRS ही रखते हैं। अब यहाँ से देखो V1 की आप वैल्यू रखो तो कितनी आ जाएगी? IR1 प्लस V2 की वैल्यू IR2 प्लस V3 की वैल्यू IR3। अब देखो यहाँ से आप I कॉमन लोगे, I यहाँ से आपने कॉमन ले लिया, और I से ये वाला I और ये वाला I आपस में क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा भाई, बात समझना मेरी। तो RS इज इक्वल टू क्या बच जाएगा? R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा व्हेन रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। समझ में आ गई बात? ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बस यही कॉन्सेप्ट है ना। मान लो आपने कहा मेरे पास, मान लो अगर 3 रजिस्टर नहीं होगी, बहुत सारी रजिस्टर्स होगी, n रजिस्टेंस m है ना, अगर मान लो n नंबर ऑफ रजिस्टर होगा तो क्या हो जाएगा? RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डैश 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 RM। समझ रहे हो? बहुत सारे रजिस्टर्स अगर होंगे, बट कैसे? सीरीज में, है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सिंपल सा रजिस्टर्स इन सीरीज में हमारा ये फॉर्मूला हो जाएगा RS, ठीक है ना। तो आप कह सकते हो कि जो हमारे रजिस्टर्स अगर सीरीज में है तो उनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो कैसा होगा? देखो, इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, है ना, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। नाउ हम बात करते हैं रेजिस्टेंस इन पैरेलल, ठीक है, पैरेलल की बात करते हैं। जल्दी से इसको खत्म करके हम आगे बढ़ते हैं, है ना। ओके, तो हमने बात कर ली क्या? रेजिस्टेंस इन सीरीज। नाउ हम बात कर रहे हैं रेजिस्टेंस इन पैरेलल। तो हमने वहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखना था कि अगर रेजिस्टेंस अगर सीरीज में है तो करंट सभी में सेम होगा, बट वोल्टेज हमारा क्या हो जाएगा? डिफरेंट हो जाएगा। सो इसलिए हम अपने घरों में सीरीज कॉम्बिनेशन हम जो है वो यूज नहीं करते हैं ना। सीरीज में हम जो कॉम्बिनेशन लेते हैं वो नहीं लगाते हैं। क्या? पैरेलल क्यों लगाते हैं? पहले देखो बात समझो। आपने कहा सर मान लो मेरे पास अगर कोई 3 रजिस्टर हो,
मतलब 3 रजिस्टर का मतलब समझ रहे हो, कोई 3 बल्ब हो गया, 3 हीटर हो गया, 3 फैन हो गया, एक आपका, एक आपके भाई का, एक आपके मम्मी पापा का, कुछ इस तरीके से हो गया, है ना। तो पैरेलल में आपको याद है, आपने कैपेसिटेंस वाला आपने पढ़ा था कि इन सभी के एक एंड किसी एक कॉमन पॉइंट से, देखो इन सभी का एक एंड किसी हमने एक कॉमन पॉइंट से ऐड कर दिया और इनका दूसरा एंड किसी दूसरे कॉमन पॉइंट से हमने क्या कर दिया, अटैच कर दिया। और हमने यहाँ पे मान लो एक बैटरी फ्लो करा करके हमने एक बैटरी लगा दी और इसके थ्रू क्या हो रहा है, एक इसमें करंट फ्लो हो रहा है, आई। अब ये आई गया, अब जैसे अब आई यहाँ पर गया ना, ठीक है, तो अब आई जो है वो 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। यहाँ पर गया I1, यहाँ पर गया I2 और यहाँ पर गया I3। यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, मान लो R1 रेजिस्टेंस है, ये R2 रेजिस्टेंस है और ये R3 रेजिस्टेंस है, समझ लो। मतलब मान लो कि आपके रूम के हम फैन की बात कर ले, आपके भाई वाले रूम की हम बल्ब की बात कर ले, और यहाँ पे मान लो कुछ और लगाया, दूसरी एक नेक्स्ट रूम है, ये मान लो कुछ भी लगाया, हीटर वीटर वगैरह समथिंग कुछ भी लगाया, कूलर लगाया समझ लो, ठीक है। तो ये सारे के सारे करंट ऐसे फ्लो होंगे और करंट फ्लो होकर के फाइनली यहाँ से ऐसे बाहर निकले और फाइनली करंट हमें फिर से क्या मिल गया, आई करंट हमें टोटल मिल गया। अच्छा, वोल्टेज की क्या कहानी है, वोल्टेज का ये देखा गया कि जब वोल्टमीटर हमने जब लगाया तो ये पता चला कि जितना वोल्टेज इस फर्स्ट रजिस्टर में है सेम उतना ही सेकेंड में है, सेम उतना ही थर्ड में है, यानी कि जो वोल्टेज है तीनों रेजिस्टेंस में है ना वो सेम है। अब यहाँ से हमें कहानी समझ में आ गई, इसका मतलब है कि देखो आपके रूम की वोल्टेज कह लो, आपके भाई की रूम की, आपके सिस्टर की रूम की, जो हर रूम की वोल्टेज क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, तभी आपका है ना, आपका जो फैन है या फिर दूसरे रूम का जो कूलर है वो सेम अमाउंट में आप कह सकते हो कि इस तरीके से हमारा वो क्या करता है, वर्क करता है। क्योंकि वोल्टेज क्या होनी चाहिए सेम, जैसे आपने देखा ना आपके घरों में एक स्टेबलाइजर होता है, ठीक है, मतलब कि वोल्टेज को स्टेबल करने के लिए, स्टेबलाइज करने के लिए, क्या मतलब है उसका, जैसे वोल्टेज कम हो जाती है तो क्या करते हो आप उसको इस तरीके से ऐसे घुमाते हो और जिसकी वजह से उसकी जो वोल्टेज क्या होती है बढ़ जाती है। देखे होगे आप अपने घरों में, देखो है ना, आपके पापा या बड़े भाई जो हैं वो लगाए हुए होंगे। तो उस वोल्टेज वो जो हमारा जो वोल्ट मीटर जो स्टेबलाइजर होता है, स्टेबलाइजर जो होता है उसका यही फंक्शन होता है, क्या होता है वो क्या करता है, वो वोल्टेज को मेंटेन करके रखता है 230 पे या फिर 220 पे, इस तरीके से वो आपके वोल्टेज, वो आपके घर की पूरी वोल्टेज को क्या करता है, मेंटेन करके रखता है ना। ओके, तो ये कहानी है। इसका मतलब आपको क्या समझना है कि इस केस में हमारा जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा, सभी के लिए, सभी रेजिस्टेंस के लिए क्या होगा, सेम होगा। तो बात कर ले हम, तो हमने कहा अच्छा इसका हमारा इस केस में हमारा जो करंट है वो हमारा चेंज हो गया, दैट इज आई इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है। अगर आप ओम्स लॉ अगर आप अप्लाई करते हो तो I1 इज इक्वल टू क्या कहोगे, V अपॉन R1, I2 इज इक्वल टू क्या कहोगे, V अपॉन R2 एंड I3 इज इक्वल टू क्या कहोगे, V अपॉन R3। तो सिंपल है, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए, है ना। अच्छा, अब मान लो कि ओवरऑल हमारी जो इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस है, अगर हम ये लेट कर लें कि हमारी जो RS, अब देखो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पैरेलल की, हम यहाँ पे क्या लेंगे RP हमने क्या मान लिया सर, ये हमारा जो RP है वो क्या है, वो हमारा एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। और आपको पता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि विदाउट अफेक्टिंग करंट एंड वोल्टेज, है ना। हमने सारे को हटाया और हटा करके हमने कोई एक रजिस्टर हमने लगा दिया, ठीक है, और वो सारी वैल्यू उसी के, मतलब उसकी वजह से किसी भी सर्किट की करंट या फिर सर्किट की जो वोल्टेज है वो चेंज नहीं होगी। अच्छा, ठीक है, तो हमने कहा सर ये हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। तो अब अगर आप फिर से अगर फॉर्मूला अगर आप अप्लाई करो आई का, तो आई इज इक्वल टू क्या कहोगे, वीपी अपॉन, सॉरी वीपी नहीं, वी अपॉन आरपी, आई वी इज इक्वल टू आई आर का फॉर्मूला, ओम्स लॉ। अच्छा, तो आई की जगह देखो आप और क्या रखोगे, I1 प्लस I2 प्लस I3 रखोगे आप, है ना। अच्छा, तो क्या हो जाएगा, सो V अपॉन आर पी इज इक्वल टू I1 की वैल्यू आपने थोड़ी देर पहले कितनी निकाली है, V अपॉन R1 देखो, प्लस I2 की वैल्यू V अपॉन R2 प्लस I3 की वैल्यू V अपॉन R3। यहाँ से आप देखो V को क्या कर लोगे, कॉमन ले लोगे, देखो बताते हैं कैसे। यहाँ से आपने V को कॉमन ले लिया, क्या बचा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है। ये V से भी क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो V से भी कैंसिल आउट हो गया आपके पास। तो क्या बचा आपके पास बचा 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकला व्हेन रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलली। क्लियर है। तो आप क्या बताओगे कि जो हमारा अगर रेजिस्टेंस हमारा अगर पैरेलल कनेक्टेड होता है तो हम कहेंगे कि उसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, सम ऑफ, है ना, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टर्स। ठीक है, जब आप क्वेश्चन आप याद करो, कैपेसिटर का याद करो,
ये कैपेसिटर में आपको ये सीरीज वाले कंडीशन में मिलता था। तो जैसे आपने कैपेसिटर के जितने कॉम्प्लिकेटेड आपने क्वेश्चन अगर सॉल्व किए ना कैपेसिटेंस वाले में, है ना, सेम वैसे ही आपको क्वेश्चन इसमें भी मिलेंगे। बस फर्क क्या था कि वहां पे हमारा कैपेसिटर था, यहाँ पे हमारे पास रजिस्टर है। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। और यही चीज आपके टॉपिक से हटा दिया गया है, कोई बात नहीं, बट आपको 2-3 क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करना है, क्योंकि अब इसके बेसिस पे हम देखेंगे, हम ब्रिज स्टोन विट स्टोन ब्रिज हम पढ़ेंगे, फिर हम क्या पढ़ेंगे, वो रेजिस्टेंस ऑफ इंटरनल, मतलब ईएमएफ ऑफ, मतलब सॉरी, क्या हमारा एक आगे आएगा, एक टॉपिक आएगा इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, है ना, वो पढ़ेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में। तो भाई जब इंटरनल रेजिस्टेंस पढ़ेंगे तो हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि सीरीज में कैसे ऐड करते हैं, पैरेलल होता है तो कैसे ऐड करते हैं, ये तो पता होना चाहिए। और अगर आप ये नहीं लगाना चाहते तो आप जा करके एक बार, रिक्वेस्ट आपसे हम ये कर रहे हैं कि आप जा करके एक बार कैपेसिटेंस वाले के आप क्वेश्चन आप जा करके देखो, आपने जो भी नोट्स आपने बनाया है, ठीक है ना, आप जा करके वहाँ से देखो और नोट्स बनाते चलो बच्चे। नोट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बिना नोट्स के पढ़ाई नहीं होती। आप अगर ये सोच रहे हो कि हम ऐसे रैंडमली पढ़ेंगे, इधर से पढ़ लिया, उधर से पढ़ लिया, उधर से पढ़ लिया, तो जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा ना, प्रॉब्लम आपकी बढ़ती जाएगी। ठीक है, नोट्स है, एक जगह है, आराम से बुक ओपन किया, कॉपी ओपन किया, जहाँ भी आपने लिखा है देख लिया, क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। नहीं है नोट्स, परेशान हो गए, यहाँ से देखिए, यहाँ से देखिए, वहाँ से देख लें, इस यूट्यूब से देख लें, इस वाले चैनल से देख लें, इस वाले चैनल से देख लें, परेशान हो जाओगे। तो इसलिए कह रहे हैं ना, आप हमेशा अपना नोट्स बनाते चलो। नहीं है नोट्स, आप नोट्स को डाउनलोड कर लो, बट उस नोट्स को पढ़ो कम से कम, ताकि आपको आइडिया रहे ना कि एग्जैक्टली हमारी ये चीज़ है कहाँ, हमें कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, ये पढ़ने का तरीका है, नोट्स बना करके पढ़ा करो। ठीक है ना, सारी की सारी चीज़ें। तो फिलहाल ये इस वीडियो को रखते हैं यहीं पर, है ना। हमने ये बेसिक सा हमने कॉन्सेप्ट सीख लिया। अगले वीडियो में हम बात कर लेंगे, छोटे से कुछ क्वेश्चन की बात कर लेंगे, और जो बहुत ही जल्दी आपका ये चैप्टर भी हो जाएगा फिनिश। लगभग 2-3 लेक्चर और बचे हैं। पावर वाला थोड़ा सा बचा है कॉन्सेप्ट, एनर्जी का थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। हाँ ठीक है, और इंटरनल रेजिस्टेंस हम बात करेंगे, किसी भी सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होती है। और पोटेंशियोमीटर हमारा कुछ बचा हुआ है। हाँ ठीक है, कुछ मतलब लगभग 3-4 वीडियोज़ अभी और बनेंगे, और कोशिश करेंगे थोड़ी बड़ी बड़ी वीडियो बना करके इनको हम जल्दी से ख़त्म कर दें, फिनिश कर दें। फिलहाल के लिए इतना ही रखते हैं। आप पढ़ाई करते रहो अच्छे से, मज़े से, इंजॉय करके, है ना। और रखते हैं यहीं पर, ख़त्म करते हैं इस वीडियो को, यहीं पर फिनिश करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहो और अपना ख्याल रखो। और हाँ, नोट्स आप डाउनलोड कर लेना, नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ओके।